तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग ठीक ही होंगे। तो एक बारी फिर से मैं आ चुका हूं आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी वीडियो को टाइम पर डालने का ट्राई कर रहा हूं, तो फाइनली मेरी वीडियो टाइम पर आ चुकी है फाइनली। और इसी के साथ साथ यार आज काफी ज्यादा गर्मी भी है, मतलब मौसम थोड़ा कंफ्यूज्ड है भाई, गर्मी भी है और ठंड भी है। मतलब मैं अपनी एसी ऑन कर रहा हूँ तो मेरे को ठंड लग रही है और एसी बंद कर रहा हूँ तो मेरे को गर्मी लग रही है। और पंखा मैं चला नहीं सकता क्योंकि आप लोग जानते हो कि वीडियो में उसकी काफी ज्यादा आवाज आएगी, तो मुझे ऐसे ही वीडियो शूट करना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं यार, आपके लिए इतना तो बनते ही है। खैर यार, ये सारी बातों को साइड में रखते हैं और आज के टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफी सारी कमेंट आ रही हैं। कुछ लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि भाई कैस एनिमेट्रॉनिक्स गेम के ऊपर एक स्टोरी लेकर आओ, कैस एनिमेट्रॉनिक्स गेम के ऊपर एक फुल वाली स्टोरी की वीडियो बनाओ। तो ऑब्वियसली मैं आप सभी लोगों की डिमांड पर लेकर आ चुका हूँ कैस एनिमेट्रॉनिक्स गेम के ऊपर एक फुल स्टोरी। तो जो कैस एनिमेट्रॉनिक्स गेम है बेसिकली ये एक स्कैरी गेम है जिसमें 4 अलग अलग तरह के रोबोट्स होते हैं। और ये रोबोट्स नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, मतलब ये रोबोट्स ह्यूमन किलर रोबोट होते हैं जो लोगों को मारते हैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से। और इसी के साथ साथ ये रोबोट्स देखने में भी काफ़ी ज़्यादा स्कैरी होते हैं। इनके बड़े बड़े नाखून और दांत होते हैं, लाल चमकती आंखें होती हैं जो सच्ची में देखने में एक बहुत ही ज़्यादा स्कैरी घोस्ट की तरह लगते हैं। देन इसके अलावा ये रोबोट्स इंसानों को तो मारते ही हैं, लेकिन उनको मारने के बाद ये उनको पूरा का पूरा कच्चा ही खा जाते हैं या फिर ये किसी किसी इंसान को जिंदा ही खा जाते हैं। एंड ये 4 ही रोबोट्स एक ब्रूटल घोस्ट रोबोट होते हैं जो कि इंसानों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मारते हैं। तो यार कैस एनिमेट्रॉनिक्स गेम में आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में होते हो और आपके साथ साथ उसी बिल्डिंग में ये 4 किलर रोबोट्स भी होते हैं जो कि आपके पीछे पड़े हुए होते हैं आपको मारने के लिए ऑब्वियसली। तो आपको इन रोबोट्स से बचते हुए उस बिल्डिंग से एस्केप करना होता है। लेकिन अगर आप बीच में कहीं भी चूक गए या फिर आप उस बिल्डिंग से नहीं निकल पाए या फिर इन रोबोट्स ने आपको पकड़ लिया तो आपकी कहानी वहीं पर ही खत्म। दैट मीन जो ये रोबोट्स हैं आपको मारकर खा जाएंगे या फिर हो सकता है ये आपको पकड़कर जिंदा ही खा जाए। और अगर आपने कैस एनिमेट्रॉनिक्स गेम खेला है तो आपको गेम के बीच में काफी सारी कॉल्स भी आती हैं और उस कॉल पे आपसे एक बंदा बात करता है जो आपको काफी सारी धमकियां देता है। वो आपसे बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा दुश्मन हूं। बेसिकली वो बंदा आपका एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है। तो आज की इस स्टोरी में मैं आपको उस बंदे का भी सीक्रेट बताने वाला हूं कि वो बंदा कौन है, वो आपका इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन गया जिसने आपके पीछे 4 किलर रोबोट लगा दिए और वो क्यों आपको मारना चाहता है। तो यार इस चीज का भी सीक्रेट आपको ये वाली स्टोरी में पता लगने वाला है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। देन चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो क्योंकि यार काफी ज्यादा मेहनत लगती है, आप देख ही सकते हो भाई इतनी गर्मी में भी शूट करना पड़ रहा है, तो एक लाइक तो बनता है। तो ठीक है यार, चलो आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से। तो एक शहर में डीजे स्कॉट नाम का एक बंदा रहता था और ये बंदा एक साइंटिस्ट था। और इसके अलावा डीजे स्कॉट का एक और नाम था डॉक्टर स्कॉट, मतलब कुछ लोग डीजे स्कॉट को डॉक्टर स्कॉट भी बोलते थे। तो मैं आगे स्टोरी में डीजे स्कॉट को डॉक्टर स्कॉट भी बोल सकता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि डीजे स्कॉट और डॉक्टर स्कॉट एक ही इंसान है। तो क्योंकि डीजे स्कॉट एक साइंटिस्ट था तो उसकी उसी शहर में साइंस की एक छोटी सी लैब थी जहां पर वो साइंस के नए नए एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन किया करता था। और इसी के साथ साथ उस बंदे की एक छोटी सी फैमिली भी थी जिसमें उसकी एक वाइफ और 7 साल का एक छोटा सा बच्चा था। डीजे स्कॉट अपनी वाइफ और अपने 7 साल के छोटे बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन वो एक साइंटिस्ट था तो उसको इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। बट वो ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालकर अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया करता था, उसको बिताता था। बेसिकली जो डीजे स्कॉट था वो अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था और ये अपनी फैमिली के साथ उसी शहर में रहता था एक घर में। डीजे स्कॉट की जो वाइफ थी वो बेसिकली एक हाउस वाइफ थी जो घर का सारा काम संभालती थी। और जो उसका 7 साल का छोटा सा बच्चा था वो एक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था, इसलिए वो रोजाना स्कूल जाया करता था। और जो डीजे स्कॉट था वो रोज सुबह को अपने घर से अपनी लैब में जाता था और वो अपनी लैब से वापस शाम को अपने घर आ जाता था। जिस शहर में डीजे स्कॉट अपनी फैमिली के साथ रहता था तो वो शहर इतना ज्यादा छोटा था कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम फैसिलिटीज थी। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर हॉस्पिटल, स्कूल और बाकी सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कम थी और उस शहर में सिर्फ एक ही पुलिस स्टेशन था। बट स्टिल वो बंदा अपनी फैमिली के साथ उस छोटे से शहर में काफी ज्यादा खुश होता है। तो इस तरह डीजे स्कॉट की लाइफ चल रही होती है और वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश होता है। तो ऐसे ही कुछ टाइम निकल जाता है और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो डीजे स्कॉट होता है वो अपनी लैब में होता है हमेशा की तरह और वो अपनी लैब में कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है केमिकल्स के साथ। वो दिन भी हमेशा की तरह एक नॉर्मल ही दिन होता है, लेकिन अब होता है क्या है कि डीजे स्कॉट की लैब में 2 बंदे घुस आते हैं और ये दोनों बंदे एक क्रिमिनल होते हैं। दैट मीन ये दोनों ही बंदे लॉ
लोगों को मारते हैं, लोगों का मर्डर करते हैं, उनको लूटते हैं, चोरियां करते हैं। बेसिकली ये एक क्रिमिनल होते हैं। तो ये दोनों ही बंदे डीजे स्कॉट की लैब में घुस आते हैं और ये डीजे स्कॉट की लैब से कुछ एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिकल सामान लूटने के लिए आए थे। तो अब होता क्या है यार, जब डीजे स्कॉट इन दोनों ही क्रिमिनल्स को अपनी लैब में देखता है तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और वो घबरा भी जाता है और वो घबरा कर अपने सेल्फ डिफेंस में वो केमिकल उन दोनों ही क्रिमिनल्स के ऊपर डाल देता है, जिन केमिकल्स पर वो उस टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपनी लैब में। तो यार ये जो केमिकल्स होते हैं जो डीजे स्कॉट ने फेंका होता है उन दोनों ही क्रिमिनल्स के ऊपर, तो ये केमिकल एक हार्ड, टॉक्सिक और एसिड केमिकल होता है। तो जैसे ये केमिकल उन दोनों ही क्रिमिनल्स के ऊपर जाता है तो उनमें से एक क्रिमिनल की आंख में ये केमिकल चला जाता है, जिससे उसकी पूरी एक आंख जलकर खत्म हो जाती है। और जो दूसरा क्रिमिनल होता है तो उस क्रिमिनल के आधे चेहरे और चेस्ट पर यह केमिकल गिर जाता है, जिससे उस क्रिमिनल की आधे चेहरे की स्किन और चेस्ट की स्किन पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाती है उस केमिकल की वजह से। तो अब क्या होता है, ये दोनों ही क्रिमिनल्स डीजे स्कॉट की लैब में तेज तेज से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि इनको काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और ये दोनों ही क्रिमिनल्स लैब से भागने पर मजबूर हो जाते हैं और फाइनली ये दोनों क्रिमिनल्स डीजे स्कॉट की लैब से भागकर एक हॉस्पिटल जाते हैं जहां पर इन दोनों का ट्रीटमेंट चलता है। तो कुछ टाइम के ट्रीटमेंट के बाद ये दोनों ही क्रिमिनल्स उस हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं। तो अब इन दोनों ही क्रिमिनल्स का ट्रीटमेंट तो हो चुका था बट ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए थे। मतलब जो इनमें से एक क्रिमिनल की आंख थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी उस केमिकल की वजह से, और जो दूसरा क्रिमिनल था तो उसके आधे चेहरे की स्किन और चेस्ट की स्किन पूरी तरह से जलकर खत्म हो चुकी थी उस केमिकल की वजह से। तो अब क्या होता है, यहीं से डीजे स्कॉट की लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली थी। उसका यहीं से बुरा टाइम स्टार्ट हो चुका था बिकॉज ऑफ ये दोनों ही क्रिमिनल्स डीजे स्कॉट के एक बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि यार ये दोनों ही क्रिमिनल्स डीजे स्कॉट की लैब में कुछ एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिकल सामान लूटने के लिए गए थे, ना कि उसको चोट पहुंचाने के लिए। बट डीजे स्कॉट ने अपना टॉक्सिक केमिकल डालकर इन दोनों क्रिमिनल्स को पूरी तरह से घायल कर दिया। तो इसी वजह से ये दोनों ही क्रिमिनल्स डीजे स्कॉट के एक बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं और अब ये डीजे स्कॉट को मारना चाहते हैं, उसको मारकर अपना बदला पूरा करना चाहते हैं, अपना रिवेंज लेना चाहते हैं। और क्योंकि ये दोनों ही क्रिमिनल्स एक किलर भी थे, एक मर्डरर भी थे, जो लोगों को मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तो इन दोनों को ही डीजे स्कॉट को मारते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। ये बहुत ही ज्यादा आसानी से उसको मार सकते थे। तो अब क्या होता है, कुछ टाइम ऐसे ही निकल जाता है और कुछ टाइम के बाद रात का टाइम हो रहा होता है और डीजे स्कॉट अपनी लैब से अपने घर के लिए जा रहे होते हैं अपनी कार में बैठकर। वो बीच रास्ते में ही होते हैं और तभी ये दोनों क्रिमिनल्स रास्ते में ही डीजे स्कॉट की कार पर अपनी गन्स से गन्स फायर स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों क्रिमिनल्स डीजे स्कॉट की कार पर काफी सारी गोलियां बरसाते हैं, लेकिन जो डीजे स्कॉट होते हैं वो कैसे न कैसे करके उन गोलियों से बचते हुए अपनी कार लेकर उस जगह से निकल जाते हैं। लेकिन वो काफी ज्यादा घबरा भी जाते हैं और उनको पता लग जाता है कि ये दोनों क्रिमिनल्स वही हैं जो उसकी लैब लूटने के लिए आए थे उस दिन। तो अब क्या होता है, डीजे स्कॉट तुरंत अपने घर पहुंचते हैं बहुत ही ज्यादा तेजी से और वो अपने घर पर ये वाली बात किसी को भी नहीं बताते क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनकी फैमिली में डर पैदा हो या फिर वो एकदम से डर जाए। देन तभी डीजे स्कॉट पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं। तो यार इधर पुलिस स्टेशन में क्या होता है कि रात का ज्यादा टाइम होने की वजह से ज्यादातर जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट पुलिस स्टेशन से अपने घर जा चुके होते हैं। तो इसीलिए पुलिस स्टेशन में उस टाइम पर सिर्फ एक ही पुलिसमैन होता है जिसका नाम होता है बिशप। बिशप बेसिकली एक जूनियर पुलिस ऑफिसर है जो कि नया नया उस शहर के पुलिस स्टेशन में आया होता है। बिशप एक ऐसा बंदा है जो अपनी जॉब की जिम्मेदारी को बिल्कुल भी नहीं समझता, या फिर आप बोल सकते हो कि वो अपनी पुलिस की जॉब के लिए बहुत ही ज्यादा केयरलेस है। बेसिकली बिशप अपनी जॉब को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। तो अब क्या होता है यार, बिशप ही डीजे स्कॉट की कॉल को उठाता है। कॉल उठाने के बाद डीजे स्कॉट बिशप को बताते हैं कि मुझ पे अभी अभी एक जानलेवा अटैक किया है 2 क्रिमिनल्स ने अपनी गन्स से, और मैं उन दोनों क्रिमिनल्स को चेहरे से जानता भी हूँ और साथ ही साथ मेरे लैब के कैमरे में उन दोनों ही क्रिमिनल्स की फुटेज भी है। तो आप जल्द से जल्द उन दोनों ही क्रिमिनल्स को पकड़ो, मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ और इसी के साथ साथ मुझे पुलिस की सिक्योरिटी भी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो दोनों मेरे ऊपर दोबारा से अटैक कर दे। तो ये बात डीजे स्कॉट बिशप से बोलता है। तो बिशप डीजे स्कॉट से बोलता है कि ठीक है, हम आपकी रिपोर्ट को फाइल कर रहे हैं और इसी के साथ साथ उन दोनों ही क्रिमिनल्स को जल्दी पकड़ लिया जाएगा और हो सकता है कि आपको पुलिस की सिक्योरिटी भी मिल जाए जिससे आपको दोबारा से अटैक का सामना ना करना पड़े। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बिशप है वो अपनी जॉब को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता, वो एक केयरलेस बंदा है। तो ठीक बिशप ऐसा ही करता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाता और वो डीजे स्कॉट की बातों को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले लेता है, वो उनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। बिशप डीजे स्कॉट की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है जिसकी वजह से वो डीजे स्कॉट की रिपोर्ट को फाइल भी नहीं करता और ना ही वो ये वाली बात अपने किसी सीनियर ऑफिसर को बताता है। तो अब क्या होता है, बिशप बिना कुछ सोचे समझे अपने घर चला जाता है पुलिस स्टेशन से और वो जाकर आराम से सो जाता है और ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। देन इसके बाद नेक्स्ट डे आ
आ जाता है। तो अगले दिन डीजे स्कॉट ये कंफर्म करने के लिए कि उन दोनों ही क्रिमिनल्स को पकड़ा जा रहा है नहीं, वो दोबारा से कॉल करते हैं पुलिस स्टेशन में। और अनफॉर्चुनेटली आप इसको डीजे स्कॉट का बैड लग या उनको अनलकी बोल सकते हो, क्योंकि अगेन जो बिशप होता है वो दोबारा से डीजे स्कॉट की कॉल को उठाता है। तो कॉल पिकअप करने के बाद डीजे स्कॉट बिशप से पूछते हैं कि उन दोनों ही क्रिमिनल्स को पकड़ा जा रहा है या नहीं, कल रात मैंने आपसे रिपोर्ट की थी इस चीज की। तो यार जो बिशप होता है उसने एक बार डीजे स्कॉट से झूठ बोल दिया था, तो इसीलिए बिशप को दोबारा से भी झूठ बोलना था उनसे। बिशप डॉक्टर स्कॉट से बोलता है कि आपकी रिपोर्ट को फाइल कर लिया गया है और आपका केस प्रोग्रेस में है, उन दोनों ही क्रिमिनल्स को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। ये बात सुनकर डॉक्टर स्कॉट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो दोबारा से अपनी लैब में जाना स्टार्ट कर देते हैं। बट डॉक्टर स्कॉट को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि बिशप ने उनसे झूठ बोला है। बिशप ने कभी उनकी रिपोर्ट को फाइल किया ही नहीं और ना ही उनकी बात को किसी बड़े ऑफिसर को बताया है, जिससे जो उनका केस था वो कोई भी प्रोग्रेस में नहीं चल रहा था और कोई भी पुलिस उनके क्रिमिनल्स को नहीं ढूंढ रही थी। बेसिकली बिशप ने डॉक्टर स्कॉट से झूठ बोला, उनके साथ धोखा किया। तो अब इधर क्या होता है यार, ये दोनों ही जो क्रिमिनल्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं, इनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इनका पहला अटैक पूरी तरह से नाकामयाब हो जाता है, ये डॉक्टर स्कॉट को नहीं मार पाते। बट स्टिल ये दोनों ही क्रिमिनल्स अभी भी डॉक्टर स्कॉट को मारना चाहते हैं, उससे अपना बदला लेना चाहते हैं। ये दोनों ही डॉक्टर स्कॉट को मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये दोनों ही क्रिमिनल्स एक और प्लानिंग बनाते हैं डॉक्टर स्कॉट से अपना बदला लेने के लिए, और वो प्लानिंग ये होती है कि ये रात के टाइम डॉक्टर स्कॉट के घर पर जाएंगे और ये डॉक्टर स्कॉट के साथ साथ उसकी फैमिली को भी पूरी तरह से खत्म कर देंगे, उनको जान से मार देंगे। तो ऐसे ही 2 दिन का टाइम निकल जाता है और 2 दिन के बाद रात का टाइम हो रहा होता है और फाइनली ये दोनों ही क्रिमिनल्स डॉक्टर स्कॉट के घर में घुस जाते हैं अपनी गन्स के साथ, अपने वेपन के साथ। घर में घुसते ही ये दोनों क्रिमिनल्स डॉक्टर स्कॉट के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली पर गन फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। काफी गोलियां बरसाने के बाद मौका रहते ही ये दोनों क्रिमिनल्स डॉक्टर स्कॉट के घर से भाग जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर स्कॉट के पड़ोसी गोलियों की आवाज सुनते हैं तो वो तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाते हैं। तो इस अटैक के चलते जो डॉक्टर स्कॉट की फैमिली होती है, दैट मीन उसकी वाइफ और 7 साल का जो छोटा बच्चा होता है, गोली लगने की वजह से उन दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, वो दोनों मर जाते हैं। डॉक्टर स्कॉट को भी 2 गोलियां लगी भी होती हैं बट स्टिल वो अभी भी जिंदा होते हैं, उनकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं। तो कुछ टाइम के बाद डीजे स्कॉट के घर पर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आ जाता है और उसी पुलिस डिपार्टमेंट में बिशप भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डीजे स्कॉट को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। लेकिन जब इधर बिशप को पता लगता है कि डीजे स्कॉट वो ही बंदा है जिसने 3 दिन पहले पुलिस स्टेशन में बिशप के पास कॉल की थी और अपने अटैक की रिपोर्ट की थी, लेकिन जो बिशप था उसने उसकी रिपोर्ट को फाइल नहीं किया था और अब उसके साथ यह सब हो गया। तो जब बिशप को पता लगता है कि डीजे स्कॉट वो ही बंदा है तो अब बिशप को अपने ऊपर शर्म आने लगती है। बिशप सोचता है कि अगर वो उस टाइम पर डॉक्टर स्कॉट की रिपोर्ट को फाइल कर लेता तो हो सकता था कि उसके क्रिमिनल को पकड़ लिया जाता और उसको सिक्योरिटी भी मिल जाती पुलिस की, जिससे उसकी फैमिली उसके साथ जिंदा होती, उसके साथ ये सब नहीं होता। बिशप ये वाली बात को सोच कर काफी ज्यादा अफसोस करता है। वो सोचता है कि काश वो उस टाइम पर डॉक्टर स्कॉट की बात को इग्नोर ना करता और ना ही उसकी बात को इतनी ज्यादा लाइटली लेता तो उसके साथ ये सब ना होता। बिशप को अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यही वो पॉइंट होता है जब बिशप पूरी तरह से सुधर जाता है, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है और अब वो एक केयरलेस से केयरफुल बंदा बन जाता है और अब वो सोचता है कि वो कभी भी आज के बाद ऐसा नहीं करेगा, वो अपनी जिम्मेदारी को, अपनी जॉब को पूरी तरह से दिलो जान से निभाएगा। बिशप बाद में ऐसा ही करता है, वो उन दोनों ही क्रिमिनल्स को पकड़ने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों क्रिमिनल्स इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि वो अपने पीछे कोई भी क्लू, कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ते। बट बिशप इस केस पर काफी ज्यादा काम करता है, लेकिन एट द एंड वो दोनों क्रिमिनल्स नहीं पकड़े जाते। तो कुछ टाइम के बाद होता क्या है, इधर हॉस्पिटल में डीजे स्कॉट को भी होश आ जाता है और जब उसको बताया जाता है कि उसकी फैमिली की डेथ हो चुकी है उस अटैक के चलते, दैट मीन जो उसकी वाइफ और जो उसका छोटा सा बच्चा था उसकी डेथ हो चुकी है। तो जब ये बात डीजे स्कॉट को पता लगती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा रोता है, वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि जो डीजे स्कॉट था वो अपने छोटे से बच्चे और अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। तो अब क्या होता है, इधर बिशप को भी पता लग जाता है कि डीजे स्कॉट होश में आ चुका है। बिशप डीजे स्कॉट को सॉरी बोलने के लिए और उसको सब कुछ सच बताने के लिए हॉस्पिटल जाता है डीजे स्कॉट से मिलने। फाइनली बिशप कैसे न कैसे करके डीजे स्कॉट से सब कुछ सच बता देता है। बिशप उनको बताता है कि जिस रात उन्होंने बिशप से रिपोर्ट की थी अपने अटैक की, तो उसके बाद बिशप ने कभी उनकी रिपोर्ट को फाइल किया ही नहीं और ना ही ये वाली बात किसी बड़े ऑफिसर को बताई। ये बात बोलकर बिशप डॉक्टर स्कॉट के सामने काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और वो उनसे सॉरी बोलकर हॉस्पिटल से चला जाता है। तो जब डीजे स्कॉट को ये वाली बात का पता लगता है, जब डीजे स्कॉट को पता लगता है कि बिशप ने उससे झूठ बोला, उसके साथ धोखा किया, देन इसके बाद वो बिशप को ही इन सारी चीजों का जिम्मेदार
जिम्मेदार मानते हैं जो भी उनके साथ यह सब हुआ था, क्योंकि बिशप ने ही उनकी रिपोर्ट को फाइल नहीं किया था। तो अब क्या होता है, डॉक्टर स्कॉट काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं, वो बिशप पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और वो सोचते हैं कि काश वो उस टाइम पर उनकी रिपोर्ट को फाइल कर लेता तो हो सकता था कि उन दोनों ही क्रिमिनल्स को पकड़ लिया जाता और उसको पुलिस की सिक्योरिटी भी मिल जाती, जिससे उसके साथ यह सब नहीं होता, उसकी फैमिली उसके साथ आज जिंदा होती। ये बातें सोच सोच कर डीजे स्कॉट बिशप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो कुछ टाइम के बाद डीजे स्कॉट का ट्रीटमेंट पूरी तरह से हो जाता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और फाइनली डीजे स्कॉट अपने घर पर आ जाते हैं। देन घर आ जाने के बाद जब वो अपनी फैमिली से रिलेटेड सामान देखते हैं, अपने छोटे से बच्चे से रिलेटेड सामान देखते हैं, तो वो उनको देखकर और ज्यादा रोते हैं और ज्यादा दुखी होते हैं। तो काफी दिन तक रोने के बाद जो डॉक्टर स्कॉट के इमोशनल इमोशंस होते हैं वो अब गुस्से में बदलने लगते हैं। डॉक्टर स्कॉट बदला लेना चाहते हैं अपनी फैमिली का उन लोगों से जिन्होंने यह सब किया था या फिर जिनकी वजह से यह सब हुआ था। डॉक्टर स्कॉट बिशप को ही इन सारी चीजों का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उसने ही उनकी रिपोर्ट को फाइल नहीं किया, जिसकी वजह से उनके साथ यह सब हुआ, उनकी फैमिली पूरी तरह से खत्म हो गई। तो डॉक्टर स्कॉट बिशप को मारकर अपनी फैमिली का बदला लेना चाहते हैं और वो पूरी तरह से एक साइको किलर बन जाते हैं। लेकिन अगर वो चाहते तो बिशप की शिकायत या फिर उसकी पूरी सच्चाई पुलिस स्टेशन में जाकर भी बता सकते थे, बट सच्चाई पता लगने के बाद भी लॉ के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा बिशप को सस्पेंड कर दिया जाता और इससे ज्यादा उसको कोई भी सजा नहीं मिलती। बट डीजे स्कॉट बिशप को जान से मारना चाहते हैं अपनी फैमिली का रिवेंज लेने के लिए, सो दैट्स व्हाई वो बिशप की शिकायत पुलिस स्टेशन में नहीं करते। देन इसी के साथ साथ डीजे स्कॉट उन दोनों क्रिमिनल्स को भी मारना चाहते हैं जिन्होंने उसकी फैमिली को मारा था, तो वो उन दोनों भी क्रिमिनल्स को मारकर अपना रिवेंज लेना चाहते हैं। लेकिन यार ये सारे काम डीजे स्कॉट अकेले नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो बिशप को मारने के लिए जाते हैं तो पुलिसमैन के पास हमेशा एक गन होती है, तो फिर हो सकता था कि डीजे स्कॉट खुद मुसीबत में पड़ जाते और बिशप उनको मार देता। ठीक ऐसे ही अगर डीजे स्कॉट उन दोनों क्रिमिनल्स को अकेले मारने के लिए जाते तो क्रिमिनल्स के पास भी हमेशा बड़े बड़े वेपन्स और गन होती हैं, तो वहां पर भी यही चांसेस थे कि जो डीजे स्कॉट थे वो खुद मुसीबत में पड़ जाते हैं और वो दोनों क्रिमिनल्स उनको मार देते हैं। तो अब डीजे स्कॉट को किसी का साथ चाहिए जो उसका साथ दे सके, उसका बदला पूरा करने में, उसका रिवेंज लेने में बिशप और उन दोनों क्रिमिनल से। तो अब क्या होता है, डीजे स्कॉट इस चीज के बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं और क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है जो नए नए इलेक्ट्रिकल इनोवेशन भी करते हैं साइंस के, तो काफी ज्यादा सोचने के बाद डीजे स्कॉट एक फैसला लेते हैं और वो फैसला ये होता है कि अब वो ऐसे रोबोट्स बनाएंगे जिनके थ्रू वो अपना बदला लेंगे। दैट मीन वो ह्यूमन किलर रोबोट बनाएंगे जिनके थ्रू वो बिशप और उन दोनों किलर्स को मार देंगे। तो यार ये सोचने के बाद डीजे स्कॉट अपने काम में लग जाते हैं, वो रोबोट्स बनाने में लग जाते हैं। डीजे स्कॉट को अपना रिवेंज लेने का इतना ज्यादा डेडिकेशन होता है कि वो दिनों रात उन रोबोट्स पर काम करते हैं। देन वो 3 साल तक उन रोबोट्स पर काम करते हैं और फाइनली वो 3 साल के बाद 4 अलग अलग तरह के रोबोट्स बना लेते हैं। ये रोबोट्स देखने में काफी ज्यादा स्कैरी होते हैं, इनके अंदर अलग अलग तरह के सेंसर्स, कैमरा, वेपन जैसी और भी काफी सारी चीजें लगी भी होती हैं। देन इसी के साथ साथ डीजे स्कॉट ने इन चारों ही रोबोट्स का जो फेस था, यानी जो उनका सर था, वो अलग अलग एनिमल्स की शेप में बनाया था। उसने एक रोबोट के हेड की शेप बिल्ली जैसे बनाई थी और वो उस रोबोट का नाम रखता है एमा। एमा बेसिकली डॉक्टर स्कॉट की एक बिल्ली थी जो काफी टाइम पहले मर चुकी थी, तो वो अपनी बिल्ली की याद में ही इस रोबोट को बनाता है जिसका नाम वो एमा रखता है। और इसी के साथ साथ जो वो 3 और रोबोट्स होते हैं तो वो उन रोबोट्स के हेड की शेप भी अलग अलग जानवरों जैसी बना देता है। फॉर एग्जाम्पल वो एक रोबोट की हेड की शेप बनाता है आउल जैसी, एंड दूसरे की वोल्फ जैसी और तीसरे की वियर जैसी। इसके अलावा डीजे स्कॉट इन चारों ही रोबोट्स में सैटेलाइट कनेक्शन लगाता है। दैट मीन वो अपनी लैब से बैठा बैठा ही इन रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता है और इन रोबोट्स को कहीं भी भेज सकता है, इनसे कुछ भी करा सकता है। ये चारों ही रोबोट्स किसी भी इंसान को चुटकियों में मार सकते थे। बेसिकली ये एक ह्यूमन किलर रोबोट थे जिनको डीजे स्कॉट बनाता है अपनी 3 साल की मेहनत के बाद। तो ये रोबोट्स बनाने के बाद अब डीजे स्कॉट को बिशप और उन दोनों क्रिमिनल्स को मारने के लिए एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है। तो फाइनली डीजे स्कॉट एक प्लानिंग बनाता है और वो प्लानिंग ये होती है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चारों रोबोट को उन दोनों क्रिमिनल्स के घर पर भेजेगा। देन वो अपने रोबोट्स के थ्रू उन दोनों क्रिमिनल्स के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली को भी खत्म कर देगा और उनको मारने के बाद वो अपने रोबोट्स उन क्रिमिनल के घर पर ही छोड़ देगा, जिससे जब बाद में पुलिस वहां पर आएगी तो वो उन चारों रोबोट्स को पकड़ लेगी। देन वो उन रोबोट्स को चेक करने के लिए कि उनका कोऑपरेटर कौन है, उनको कौन कोऑपरेट कर रहा है, उनका ओनर कौन है, तो वो उन चारों ही रोबोट्स को पुलिस स्टेशन में लेकर ही जाएगी, उसी पुलिस स्टेशन में जहां पर बिशप भी जॉब करता था। और बाद में डीजे स्कॉट एक अच्छा मौका देखकर पुलिस स्टेशन में ही बिशप को मार देगा अपने चारों रोबोट्स के थ्रू। तो यार ये प्लानिंग होती है डीजे स्कॉट की, जो कि रियल में काफी ज्यादा अच्छी प्लानिंग होती है। तो अब बिशप ऐसा ही करता है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उन दोनों क्रिमिनल्स का पता लगाने के लिए कि वो कहां पर रहते हैं, तो वो उन दोनों ही क्रिमिनल्स की फुटेज निकालता है अपने लैब के कैमरे से। ये फुटेज तब की होती है जब वो क्रिमिनल्स उसकी लैब में उसको लूटने के लिए आए हुए होते हैं। तो अब क्या होता है, डीजे स्कॉट उनकी फुटेज से उनकी डाटा को कलेक्ट करता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। देन फाइनली डीजे स्कॉट उन दोनों ही क्रिमिनल्स का
का पता ढूंढ लेता है कि वो कहाँ पर रहते हैं। वो दोनों ही क्रिमिनल्स सेपरेट जगह पर रहते थे अपनी फैमिली के साथ। डीजे स्कॉट उन दोनों ही क्रिमिनल्स का पता निकालने के बाद वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो अपने चारों रोबोट्स को एक क्रिमिनल के घर पर भेजता है रात के टाइम। देन वो उस क्रिमिनल के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देता है और वो वापस से अपने रोबोट्स को अपने पास ही बुला लेता है लैब में। देन अगले दिन की रात को डीजे स्कॉट फिर से अपने चारों रोबोट्स को भेजता है दूसरे क्रिमिनल के घर पे और वो उस क्रिमिनल को भी मार देता है, साथ ही साथ उसकी फैमिली को भी मार देता है अपने चारों रोबोट्स के थ्रू। लेकिन अब की बार डीजे स्कॉट उन चारों ही रोबोट्स को उस क्रिमिनल के घर पर ही छोड़ देता है। उसको मारने के बाद वो उन रोबोट्स को अपने पास नहीं बुलाता अपनी लैब में, क्योंकि वो चाहता है कि पुलिस उन रोबोट्स को अपने साथ पुलिस स्टेशन में लेकर जाए। देन इसी के साथ साथ डीजे स्कॉट उन चारों ही रोबोट्स से अपनी कनेक्टिविटी तोड़ के उनको पूरी तरह से पावर ऑफ कर देता है, उनको बंद कर देता है, जिससे पुलिस उन रोबोट्स के थ्रू उसको ना ढूंढ सके। लेकिन डीजे स्कॉट एक रोबोट्स के अंदर अपना ट्रैकिंग सेंसर छोड़ देता है चला हुआ, जिससे वो अपने रोबोट्स की लोकेशन का पता लगा सके। तो अब क्या होता है यार, कुछ टाइम के बाद पुलिस भी पहुंच जाती है उस क्रिमिनल के घर पर और जैसा कि डीजे स्कॉट ने सोचा हुआ होता है ठीक वैसा ही होता है। जो पुलिस होती है वो उन चारों रोबोट्स को पकड़ लेती है। देन उनको पकड़ने के बाद उनको चेक करने के लिए वो उन चारों ही रोबोट्स को अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले जाती है और उनको एक केज में ले जाकर बंद कर देती है। तो यार अब इधर डीजे स्कॉट को भी पता लग जाता है अपने रोबोट में लगे ट्रैकिंग सेंसर के थ्रू कि उसके चारों ही रोबोट्स पुलिस स्टेशन में एंटर कर चुके हैं। और ये वाली बात से डीजे स्कॉट काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका आधे से ज्यादा काम खुद पुलिस ने कर दिया होता है उसके चारों रोबोट को पुलिस स्टेशन में एंटर कराकर, क्योंकि वो वही स्टेशन होता है जहां पर बिशप भी जॉब करता है और अब वो बिशप को आसानी से मार सकता था। लेकिन यार इसके लिए डीजे स्कॉट को बिशप पर नजर रखनी थी उस पुलिस स्टेशन में कि वो कौन से केबिन में काम करता है और वो पुलिस स्टेशन में कहां जाता है। लेकिन इस चीज के लिए वो अपने रोबोट में लगे कैमरे का यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो अपने रोबोट्स के कैमरे खोलता तो उसको अपने रोबोट्स की पावर ऑन करनी पड़ती, जिससे पुलिस उन रोबोट्स के थ्रू उसको आराम से ढूंढ सकती थी। तो वो अपने रोबोट्स में लगे कैमरे का यूज नहीं कर सकता था। तो अब डीजे स्कॉट को बिशप पर नजर रखने के लिए उस पुलिस स्टेशन के कैमरे हैक करने थे। तो कुछ घंटों के बाद फाइनली डीजे स्कॉट जो होता है वो उस पुलिस स्टेशन का पूरा सिस्टम हैक कर लेता है। लाइक वो वहाँ के कैमरे के साथ साथ वहाँ के टेलीफोन, वहाँ की मैन पावर और वहाँ के कंप्यूटर्स भी हैक कर लेता है। कैमरा हैक करने के बाद डीजे स्कॉट बिशप पर नजर रखने लगा। वो ये देखता है कि बिशप पुलिस स्टेशन में कहाँ जाता है, वो क्या करता है, क्योंकि डीजे स्कॉट को एक अच्छे मौके की तलाश होती है जब वो बिशप को अपने चारों रोबोट्स के थ्रू मार सकता है। तो कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कुछ दिन के बाद शाम का टाइम होता है। बिशप उस पुलिस स्टेशन में कुछ काम कर रहा होता है और काम करते करते बिशप की आंख लग जाती है, वो सो जाता है पुलिस स्टेशन में ही। तो काफी टाइम के बाद बिशप की आंख खुलती है और जब उसकी आंख खुलती है तो आधी रात हो चुकी होती है, मिडनाइट हो चुकी होती है और तब तक सारे ही पुलिसमैन, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं, वो उस पुलिस स्टेशन से जा चुके होते हैं, क्योंकि आधी रात हो चुकी होती है और अब सिर्फ पुलिस स्टेशन में बिशप ही अकेला बचता है, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली सो चुका होता है। तो अब क्या होता है, डीजे स्कॉट को एक अच्छा मौका मिल जाता है। डीजे स्कॉट बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो काफी टाइम से एक मौके का इंतजार कर रहा था बिशप को मारने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीजे स्कॉट बिशप को कॉल करता है पुलिस स्टेशन में। डीजे स्कॉट कॉल पर बिशप से बोलता है कि तुम मुझे पहचाने कि मैं कौन बोल रहा हूँ, हम बहुत टाइम पहले मिले थे और काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, हम तब से मिले नहीं है और एक टाइम पर तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि तुम मुझे वो सब कुछ वापस कर दो। बेसिकली जो डीजे स्कॉट है वो बिशप से अपने बदला लेने की बात करता है। ये चीज आप गेम में भी देख सकते हो। देन इसके बाद डीजे स्कॉट कॉल को रख देता है और वो कॉल रखने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल उस पुलिस स्टेशन की पूरी मेन लाइट को बंद कर देता है अपने हैकिंग के थ्रू। लेकिन बाद में कैसे न कैसे करके बिशप मैनुअली उस पुलिस स्टेशन की लाइट को खोल देता है। अब बिशप थोड़ा सा घबरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि यह सब उसके साथ कौन कर रहा है। देन इसके बाद डीजे स्कॉट उस पुलिस स्टेशन में जितने भी डिजिटल डोर होते हैं तो वो उन सबको अपने हैकिंग के थ्रू लॉक करके और उनके पासवर्ड चेंज कर देता है, जिससे बिशप उस पुलिस स्टेशन से बाहर ना निकल सके। तो अब बिशप पूरी तरह से वहां पर फंस जाता है, वो किसी को भी चाहते हुए कॉल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि डीजे स्कॉट ने वहां के सिस्टम के साथ साथ वहां के नेटवर्क को भी ब्लॉक कर दिया था अपनी हैकिंग के थ्रू। थोड़ी ही देर के बाद डीजे स्कॉट बिशप को फिर से कॉल करता है और वो उससे बोलता है कि अब तुम मेरी ऐसी क्रिएशन देखने वाले हो जो तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगी। ये चीज बोलने के बाद डीजे स्कॉट कॉल रख देता है और वो एक एक करके अपने रोबोट को ऑन कर देता है। रोबोट्स ऑन होने के बाद वो अपना केज तोड़ के बाहर आ जाते हैं। अब वो चारों ही ह्यूमन किलर रोबोट बिशप के पीछे लग जाते हैं, लेकिन जो बिशप है वो भी एक डिटेक्टिव है, तो वो भी काफी ज्यादा बचता है उन रोबोट से उस पुलिस स्टेशन में। बिशप उन रोबोट से बहुत ही ज्यादा भागता है, बहुत ज्यादा छुपता है, क्योंकि अगर वो उन रोबोट्स के हाथ में आ जाता तो वो रोबोट्स उसको पकड़कर खा जाते या फिर वो उसको मार जाते हैं। देन फाइनली बिशप को याद आ जाता है कि वो बंदा कौन है और बिशप बोलता है कि हाँ मैं इस बंदे को जानता हूँ, इसका नाम डीजे स्कॉट है। कुछ साल पहले मैंने इसके साथ एक धोखा किया था, इससे झूठ बोला था और फिर 2 किलर्स ने इसकी पूरी फैमिली को मार दिया था और अब डीजे स्कॉट अपनी वाइफ और बच्चे की मौत का जिम्मेदार मुझे समझता है और इसलिए वो मुझे मारना चाहता है। तो यार ये बात बिशप बोलता है और ये चीज आप गेम में भी देख सकते हो, क्योंकि
बिशप इस चीज का जिक्र गेम में भी करता है। तो यार अभी तक डीजे स्क्वाड की प्लानिंग से ही सब कुछ चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रहा था। बट अभी डीजे स्क्वाड के सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है और वो प्रॉब्लम ये होती है कि जो डीजे स्क्वाड के चारों रोबोट्स होते हैं तो उनकी बैटरी लो हो जाती है और सिर्फ अब उनके अंदर 2 घंटे का बैटरी बैकअप बचा हुआ होता है। दैट मीन 2 घंटे के बाद वो रोबोट्स पूरी तरह से डाउन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और उन रोबोट्स को दोबारा से वर्चुअली चार्ज करने के लिए कम से कम 6 घंटे का टाइम लगता है, जो कि काफी ज्यादा होता है क्योंकि 6 घंटे के बाद सुबह हो जाती और सुबह के टाइम सारे पुलिस ऑफिसर, सारे पुलिसमैन पुलिस स्टेशन में आ जाते और जो डीजे स्क्वाड था वो पकड़ा जाता। तो यार ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी होती है। डीजे स्क्वाड इस प्रॉब्लम के चलते अपनी एक न्यू प्लानिंग बनाता है। उसकी न्यू प्लानिंग ये होती है कि अगर 2 घंटे के अंदर अंदर उसके चारों रोबोट्स बिशप को पकड़ लेते हैं, दैट मीन अगर वो रोबोट्स डाउन होने से पहले पहले बिशप को पकड़कर मार देते हैं तो ठीक है। बट अगर वो पहले ही डाउन हो गए और बिशप बच गया तो फिर डीजे स्क्वाड बिशप को सारे डोर के लॉक के जो पासवर्ड है वो बता देगा, जिससे जो बिशप है वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही बिशप पुलिस स्टेशन से बाहर निकलेगा तो उसके बाहर निकलते ही डीजे स्क्वाड उसको पकड़ लेगा। देन डीजे स्क्वाड जो चाहे वो बिशप के साथ कर सकता है। तो यार ये नई प्लानिंग होती है डीजे स्क्वाड की। तो अब इस चीज की हिंट देने के लिए डीजे स्क्वाड बिशप को दोबारा से कॉल करता है। डीजे स्क्वाड बिशप को कॉल पर बताता है कि ये जो मेरी मशीनें हैं, ये जो मेरे रोबोट्स हैं, ये इतने परफेक्ट नहीं है और ये इतने अच्छे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ यहाँ से बाहर निकलने की, कि अगर तुम 2 घंटे तक सर्वाइव कर लेते हो, यानी सुबह के 3 बजे तक सर्वाइव कर लेते हो सकता है कि तुम बच जाओ और ये रोबोट तुम्हें छोड़ दें। तो यार ये बात डीजे स्क्वाड बिशप को बोलता है। तो अब बिशप को बस 3 बजे तक सर्वाइव करना होता है। तो बिशप ऐसा ही करता है, वो 3 बजे तक कैसे न कैसे करके उन रोबोट से बचता रहता है, छुपता रहता है और वो फाइनली सुबह के 3 बजे तक सर्वाइव कर लेता है। और जैसे ही 2 घंटे होते हैं, दैट मीन सुबह के 3 बजते हैं, तो वो चारों रोबोट्स की बैटरी डाउन हो जाती है और वो अपनी जगह पर रुक जाते हैं। वो चारों ही रोबोट्स डाउन होकर पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, उनकी पावर ऑफ हो जाती है और वो बिशप को नहीं पकड़ पाते हैं। तो अब जैसा कि डीजे स्क्वाड की प्लानिंग होती है तो वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग बिशप को कॉल करते हैं और वो कॉल कर उन्होंने जितने भी डोर्स को लॉक किया हुआ होता है अपनी हैकिंग की मदद से उस पुलिस स्टेशन में, तो उन सारे डोर के जो पासवर्ड होते हैं तो डीजे स्क्वाड वो सारे पासवर्ड बिशप को बता देते हैं कॉल पर, जिससे जो बिशप होता है उन सारे पासवर्ड का यूज करके वो सारे डोर खोल लेता है और फाइनली बिशप पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। वो वहां से एस्केप्ड कर जाता है और ये चीज आप गेम में भी देख सकते हो। बाहर निकलने के बाद बिशप काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन बिशप को ये नहीं पता होता कि ये सब एक डीजे स्क्वाड की प्लानिंग का हिस्सा है। तो अब बिशप बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है अपनी कार की तरफ वहां से भागने के लिए, लेकिन जो डीजे स्क्वाड होते हैं वो ऑलरेडी बिशप की कार में पीछे वाली सीट पर छिपे हुए होते हैं। और जैसे ही बिशप अपनी कार में बैठता है ड्राइविंग सीट पर, तो इतने में ही जो डीजे स्क्वाड होते हैं वो बिशप को बेहोश कर देते हैं और यहीं पर हमारे गेम का एंड हो जाता है और इसी के साथ साथ हमारी स्टोरी का एंड भी यहीं पर हो जाता है। तो ओके, हमारी कैस एनिमेट्रॉनिक्स गेम की स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और आई होप सो कि यार आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि वो चारों रोबोट्स कौन है, उनको किसने बनाया है और वो क्यों हमें मारना चाहते हैं। देन इसी के साथ साथ आपको ये भी पता लगा होगा कि डीजे स्क्वाड कौन है, वो हमारा इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन गया और वो हमको क्यों मारना चाहता था। और इसी के साथ साथ डीजे स्क्वाड एक नॉर्मल इंसान से एक साइको किलर कैसे बना। तो आई होप सो कि यार आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को एक लाइक कर दो, देन मुझे कमेंट करके नीचे बताओ कि आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।